हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7, जिसमें हम करेंगे यूनिट नंबर 7। और इसके पहले सिलेबस अपने पास निकाल के रख लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस हमको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, तो सिलेबस अपने पास रख लीजिए। और उसमें जो मैं कह रही हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, एक बार टैली करके देखिए। थोड़ा सा यहाँ से लाइन कट गई है, बट आई थिंक आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी मेंटर स्प्रिया बिसेन। देखिए, नए सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं है। सिलेबस एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको ऐसे तो डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन हम एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं। नए सिलेबस जो ये हमारा 2024 का है, और पुराना सिलेबस जो है 2023 का है। इसमें लिखा हुआ है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, किसमें 2024 अभी जो चेंज हुआ है उसमें लिखा है। और जो पुराना सिलेबस था उसमें क्या लिखा हुआ है, विज्ञान का मौलिक सिद्धांत। तो अगर मैं कहूँ प्रारंभिक ज्ञान या मैं कहूँ मौलिक सिद्धांत, तो बात तो वही है कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, पहली बात ये हुई। सेकेंड थिंग, कि जो ये हेडिंग है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, ये हेडिंग एज इट इज है। ठीक है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। और उसके साथ में उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये पहले भी था, उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके बाद में इसी को उसने थोड़ा सा डिटेल करके डाल दिया, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। तो जब आप पहले भी उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ते थे, तो भी उसमें आप भारत की उपलब्धियां पढ़ते थे कि भारत का चंद्रयान मिशन, भारत का मंगलयान मिशन, भारत के कितने इनसेट लॉन्च किए, ये सारी चीजें, वो चीजें अभी भी पढ़नी है। तो हेडिंग वही है, इसको खाली जो है विस्तारित कर दिया गया, इलेबोरेट कर दिया गया है। इसके बाद में एक हेडिंग ऐड की गई है, मानव शरीर संरचना। ये पहले भी था, मानव शरीर संरचना, है ना। इसके बाद में मतलब, अब देखो, अगर मैं ऐसे कहूँ तो इसको ये जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हेडिंग है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लो। पार्ट पार्ट में अगर हम देखें तो ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो ये हेडिंग है मानव शरीर संरचना, कहाँ गया, ये है मानव शरीर संरचना। पहले भी था मानव शरीर संरचना। फिर इसके बाद में इसके नीचे है पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण। तो पहले भी पोषण, आहार, पोषक तत्व था। और जब हम पोषक तत्व पढ़ते थे तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग अवश्य पढ़ते थे, जिसमें मराज्म, एनीमिया, है ना, ये सारी मिनी माता, ये सब डिसीज हम पढ़ते थे। और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो भाई इसमें इसने एक और चीज क्या ऐड कर दी है, कुपोषण भी इस बार हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई, मानव शरीर संरचना हो गया, उसके बाद में पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको मैं नाम दे दूं, ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर है, आप अपने सिलेबस में देखते चलिए, इसको मैं पार्ट बी कह दूं, कि ये हम एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद है अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया। अब देखो, अनुवांशिक रोग, ये पहले जो है इस हेडिंग को इस तरह से विस्तारित करके इन्होंने नहीं दिया था, ये इन्होंने अभी ऐड किया है। पढ़ते तो हम तब भी थे, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान, कार्यक्रम। ठीक है, ये वाली जो 6 नंबर की हेडिंग है, तो आप देखो कि जो जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इसमें स्पेशली इन्होंने सिकल सेल एनीमिया को जो है बहुत ही ज्यादा विस्तारित करके बताया हुआ है। ठीक है, क्यों विस्तारित करके बताया है, क्योंकि इस बार के बजट में सिकल सेल एनीमिया के ऊपर स्पेशली हाईलाइट किया गया है। सरकार ने योजनाएं लॉन्च की है, और आपको याद होगा, अभी जब आपने प्री दिया होगा दिसंबर वाला, तब आपने पढ़ा होगा कि 1 जुलाई 2023 को शहडोल जिले से प्रधानमंत्री मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम लॉन्च किया था। ठीक है, नेशनल लेवल पे लॉन्चिंग शहडोल जिले से हुई थी। ठीक है, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की मुक्ति के लिए, या उसकी उसको मुक्त कार्यक्रम करके ऐसे लॉन्च किया था। तो आप देखो कि सिकल सेल एनीमिया पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बड़े लेवल पे काम कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सिकल सेल एनीमिया होता है, तो इसके निदान के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको प्रभाव, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, ये सिलेबस में शामिल किया गया है, इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद में अब देखो, ये वाली हेडिंग के बाद जो 7वें नंबर की हेडिंग है, स्वास्थ्य नीति। ठीक है, स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम,
स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनके रोकथाम व स्वास्थ्य सूचक। ये जो हेडिंग है, हम पहले क्या करते थे कि जब हम रोग पढ़ते थे, उसमें ही हम अनुवांशिक रोग, संक्रामक, असंक्रामक रोग सब एक साथ पढ़ते थे। अब हमें थोड़ा-सा स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम अलग से पढ़ने होंगे, कौन-कौन से हैं, संक्रामक रोग कौन से हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, संक्रामक रोग में वायरस से होने वाली डिसीज़, है ना? बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़, फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं, ये सब कुछ हमको पढ़ना है और उनके रोकथाम के कार्यक्रम और स्वास्थ्य सूचक, ठीक है? तो ये देखो, ये जो 6th एंड 7th नंबर की हेडिंग है, ये थोड़ा-सा नया हेडिंग ऐड हुआ है, इसको मैं पार्ट सी कह सकती हूँ। और इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो नेक्स्ट हेडिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अवधारणा एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये नया हेडिंग ऐड किया है। एंड आपको पता होगा, ये वीडियो आप लोगों ने देखा और बहुत अप्रिशिएट भी किया है मेरा। तो ये हमने एमपी के इकोनॉमिक्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जब हम साइंस वाले इस यूनिट 7 में जब इसको पढ़ेंगे, तो हमको इसमें से कौन से गोल्स को ध्यान रखना है, जो कि स्वास्थ्य जो गोल नंबर 3 था, है ना? जो गोल नंबर 7 था, ऊर्जा, जो गोल नंबर आगे के थे 11, 12, राइट? जिसमें कि एनवायरनमेंट, जीव जंतु, इनसे संबंधित जितनी चीजें थी, वाटर, है ना? ये वाले गोल्स को हमको ज्यादा फोकस करना है। पढ़ने तो हमें सारे ही गोल्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ गोल्स जो कि साइंस और इन्वायरमेंट से संबंधित है, उस पे हम अच्छे से फोकस करेंगे, राइट? तो ये आपका एक एक ये वाला हेडिंग हो गया 8th नंबर का। इसके बाद 9th हेडिंग पे आप आ जाओ, पर्यावरणीय कारक, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता, मतलब पर्यावरणीय कारक हो गया, फिर आपके पारिस्थितिक तंत्र हो गया और बायोडायवर्सिटी हो गया। तो ये इस तरह से मिला के कितने टॉपिक्स हो गए ये इसमें एक पर्यावरणीय कारक, ठीक है? 2 हो गया पारिस्थितिकी तंत्र और तीसरा हो गया जैव विविधता। ये हो गया, ये हो गया 9th नंबर का। तो इसमें हमको एनवायरनमेंट पढ़ना रहेगा। इसके बाद जो 10th टॉपिक है आपका, तो ये तो देखो पुराना ही है आपका, ठीक है? ये पुराना ही है, ये दोनों हेडिंग्स पारिस्थितिक तंत्र। खाली इनने क्या किया है, ये वाला जो है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इसको उठा के, जो पहले ये अलग-अलग थे ना पुराने सिलेबस में, इसको इनने कंबाइन करके एक साथ कर दिया है, ठीक है? तो ये एक साथ ही वाली हेडिंग हो गई, ठीक है? ये हेडिंग साथ में हो गई। तो अब आप समझ लो, ये हो गया डी। अब जो मैंने आपको एबीसीडी डिवाइड करके बताया है, ए हेडिंग में हम जो है विज्ञान की बेसिक नॉलेज, वैज्ञानिक उपलब्धियां और भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो भी उपलब्धियां हैं, मतलब ए के अंदर हम हेडिंग नंबर 1, 2, 3 एक साथ पढ़ेंगे। हेडिंग नंबर 2 बी, पार्ट बी में जो है हम क्या करेंगे, पोषण आहार कुपोषण, अनुवांशिक मानव शरीर संरचना, पोषण आहार कुपोषण, ये हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब 4th एंड 5th नंबर की हेडिंग। इसके बाद टॉपिक सी में हम जो है नया जो ऐड हुआ है, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, स्वास्थ्य नीति जो पुराना था आपका, है ना? स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये यहाँ पर डाल दिया है इन्होंने, और इसके रोकथाम और स्वास्थ्य सूचक, इसको हम एक साथ करेंगे। तो ये हमारा जो है 6 एंड 7 हेडिंग एक साथ आ जाएगा। और डी में हम क्या करेंगे, हम जो है 8th एंड 9th टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ेंगे। जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, टॉपिक की क्लैरिटी ज़्यादा होगी, और इस पोर्शन से जो क्वेश्चंस उठेंगे, सो प्रोबेबिलिटी है कि इस पोर्शन से 10 क्वेश्चंस तो उठेंगे, ये हम कवर कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए, अब हम आज शुरू करने वाले क्या है वो आप देख लीजिए। आज से हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले हम जो नया टॉपिक है उसको उठाते हैं, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम। पर अब एक बात समझना, ये अनुवांशिक रोग जो है, तो देखो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपके लिए, और बायो साइंस बैकग्राउंड से तो आपके लिए जो है कोई बड़ी चीज नहीं है, ये टॉपिक बहुत इजी है। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि बहुत सिंप्लीफाई करके आप इसको समझ लोगे। तो अब देखो, अनुवांशिक रोग को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अनुवांशिकी की शुरुआत जहां से होती है, दैट इज केंद्रक। और एक बात याद रखना कि ये जितनी भी चीजें हैं, मैं आपको आपके पास जो किताबें हैं उसी से रिलेट करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें एग्जाम निकालना है, हमें प्री क्लियर करना है, हमें प्री का ज्ञाता नहीं बनना है, हमें उसमें पीएचडी नहीं करना है, हमें प्री निकालना है, ठीक है? तो जब हम अनुवांशिक रोग की शुरुआत करते हैं पढ़ने की,
जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की बात आती है। अब ये न्यूक्लियस क्या बना है, तो आपको जैसे पता होगा कि एक जो सेल होती है उसकी सेंट्रल यूनिट होती है। एक सेल होता है, सेल के अंदर में अलग अलग सेल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उसके अंग होते हैं। और उसका एकदम हेड जो यूनिट होता है, सेल का ब्रेन कह सकते हैं, वो होता है न्यूक्लियस। जो क्या होता है, उसका सबसे मेन कंट्रोलिंग यूनिट होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग होता है, वैसी हमारी जो सेल्स होती है उसका कंट्रोलिंग यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है इसी के अंदर में अनुवांशिक अनुवांशिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, या अनुवांशिक जिसको क्या कहेंगे, अनुवांशिक संकाय होता है। कोशिश कर रही हूँ कि बाइलिंगुअल बोल के आपको क्लियर कर पाऊँ। तो देखो, अब हमको ये प्री के हिसाब से भी लेके चलना है। जब अनुवांशिकी आया तो केंद्रक से शुरुआत करेंगे। केंद्रक जो होता है, इसकी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। किसने इसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, या न्यूक्लियस की। ये जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, ये याद रखना। यह कोशिका का सबसे प्रमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है, मतलब कोशिका का मैनेजमेंट का काम करता है। केंद्रक द्रव्य मतलब एक सेल के अंदर पूरा फ्लूइड भरा होता है जिसको कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और हिंदी में उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं हिंदी में उसको? केंद्रक द्रव्य। इसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे नुमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर, अब अगर मैं इस न्यूक्लियस को बड़ा करके देखूं, तो इस ये अगर सिर्फ हम न्यूक्लियस की बात करें, इस न्यूक्लियस को हम बड़ा करके देखें, तो इसके अंदर ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा फैला हुआ रहता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, जैसे कि क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं जिसको? क्रोमेटिन। इस थ्रेड को, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर पड़ा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। किसने ये क्रोमेटिन नाम दिया था? फ्लेमिंग नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उनने दिया था, ठीक है। ये प्रोटीन किस, अब क्रोमेटिन एग्जाम में कई बार पूछते हैं क्रोमेटिन किसका बना होता है। तो कोई भी चीज जो है सेल के अंदर वो किसकी बनी होगी, वो हमको याद रखना है। तो क्रोमेटिन जो होता है वो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। जो क्रोमेटिन है वो किसका बना होता है? ये जो क्रोमेटिन है ये एक हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है, और डीएनए, ये दोनों मिलके किसको बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे डी फॉर डी ऑक्सी होता है, डी ऑक्सी राइबो होता है, डी का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो होता है, एन फॉर न्यूक्लिक होता है, ए फॉर एसिड होता है, ठीक है। D for deoxyribo, N for nucleic, A for acid होता है। अब सेल डिवीजन के समय देखो, ये जो एक कोशिका होती है, एक कोशिका क्या करती है? दो कोशिका में डिवाइड होती है। इस तरह से ऐसा डिवीजन होता है, जो कि समसूत्री अर्धसूत्री दो तरह का होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा होगा तो समझ लीजिए, कोशिका का विभाजन दो तरह से होता है। एक होता है सोमेटिक सेल्स में, मतलब जो नॉर्मल कोशिकाएं होती है, जो शरीर अंग जो हमारे बढ़ते हैं, शरीर बढ़ता है, वो सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। इनमें जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन। और जो कि प्रजनन कोशिकाएं होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, उनमें जो विभाजन होता है उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, या उसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है। तो सोमेटिक सेल्स में विभाजन होता है समसूत्री, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमेटिन मतलब जो अभी मैंने आपको बताया सेल के अंदर जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। जब ये मोटे छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है तो इसको क्रोमोसोम कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक क्रोमोसोम हुआ और ये एक क्रोमोसोम हुआ, और ये आपस में गुथ जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जाति के जीवधारियों में ये कोशिकाओं के केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अब हम आगे
ये ही मेन है क्रोमोसोम। इसी पे पूरी हमारी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आनुवंशिक रोग, वो पूरा का पूरा किस पे चलेगा? इन क्रोमोसोम के ऊपर ही चलने वाला है। तो इसलिए याद रखिएगा, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमेटिन के बने होते हैं। और क्रोमेटिन जो होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय छोटे और मोटे धागों के रूप में बढ़ जाते, संगठित हो जाते हैं। और ये जो छोटे मोटे धागे जो बनते हैं उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या हर जीव में डिसाइडेड होती है, निश्चित होती है। ठीक है? जैसे और ये क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। जैसे मनुष्य में जो है 23 पेयर्स होते हैं। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। 23 पेयर्स का मतलब है कि आपको 23 इंटू 2 करना है। तो कितना हो जाएगा? 23 इंटू 2 हो जाएगा 46। मतलब हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर पेयर में पूछे तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। चिंपैंजी में जो है 24 जोड़े होते हैं, बंदर में 21 जोड़े होते हैं। ठीक है? ये ल्यूसेंट में सब कुछ दिया हुआ है। प्रत्येक क्रोमोसोम में, अब हम क्रोमोसोम देखो, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो मैं बता रही थी कि ये एक सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अगर इस न्यूक्लियस को मैं बड़ा करके देखूं, बड़ा करूं न्यूक्लियस को, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पड़ा हुआ रहता है। जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर संगठित होकर के ये सेल के अंदर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन जाता है। ये जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर संगठित होके ये देखो, ये ऐसा बन गया। ठीक है? ये बेसिकली जो है ये है आपका एक क्रोमोसोम। ठीक है? और ये है आपका दूसरा क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का पेयर है जो अपन अभी बात कर रहे थे। ठीक है? तो इसको अगर क्रोमोसोम के ये जैसे आप ऊन का गोला रहता है या ऊन की स्वेटर रहती है, उसको खोलोगे तो पूरा ऐसा धागा निकलता है ना, ऐसे ही क्रोमोसोम होता है। इसको खोलोगे तो ये धागे जैसी संरचना निकलेगी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है? तो क्रोमोसोम में जेली के समान गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस क्रोमोसोम में जेली के जैसे इस ये जो क्रोमोसोम है इसमें जो है जेली के जैसे एक पदार्थ होता है जिसको कि क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स मतलब चिपचिपा सा गाढ़ा पदार्थ होता है, जो क्या करता है? 2 परस्पर लिपटे महीन कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स होता है, ये जो दिख रहा है ना, जैसे आप थ्रेड खोलोगे तो ये मैट्रिक्स में मतलब एक जेली जैसा पदार्थ है, उसमें ये पूरे जो है क्रोमोसोम के जो जिसको कहेंगे कि वो जो क्रोमोसोम रहता है वो आपस में ऐसे पूरे चिपके से रहते हैं। ठीक है? और ये आपस में जुड़ के एक लंबी संरचना बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और हर क्रोमोनिमेटा में एक क्रोमेटिड होता है, मतलब आधा क्रोमोसोम होता है। ठीक है? प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है। अब देखो, ये क्रोमोसोम है। ठीक है? ये मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है तो एक क्रोमोसोम बना। इस क्रोमोसोम में इसने कहा कि हर क्रोमोसोम में जो है 2 एक क्रोमोनिमेटा में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जैसे ये आप देख पा रहे हो, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लीन कर दें अच्छे से। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो क्रोमोसोम है, इसमें ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है? क्रोमोसोम में ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम हो गया अगर मैं देखूँ। ठीक है? ये एक स्ट्रक्चर हो गया और एक ये दूसरा हो गया। ठीक है? ये आपस में जुड़े हैं। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ये जो है क्रोमोनिमेटा है। ये एक क्रोमोनिमेटा हो गया, ये एक क्रोमोनिमेटा हो गया और दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? क्रोमोसोम बना देंगे। क्रोमेटिड बना, क्रोमोनिमेटा के क्रोमोटिड है। एक सिंगल वाला क्या होगा? ये क्रोमेटिड कहलाएगा। ठीक है? ये क्रोमेटिड हो गया, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड और ये दोनों जब जुड़ जाएँगे आपस में जो है तो ये कहलाते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। तो दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक निश्चित स्थान पे एक दूसरे से जुड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? ये। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ये सेंट्रोमियर। ये होता है सेंट्रोमियर। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। अब देखो ये धागे जैसी संरचना है, अगर इसको आप खोल के देखोगे तो इसमें डीएनए देखो, डीएनए दिख रहा है? ये डीएनए होता है। तो पहले हमको ये समझना ज़रूरी है, तब हम आनुवंशिक रोग अच्छे से समझ पाएँगे। इसका बेस ही ये है, तो बेस क्लियर कर लो, थोड़ा-सा एक वीडियो लगेगा, लेकिन बेस क्लियर हो गया ना तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आए, डील कर जाओगे। अब देखो क्रोमोसोम पे बहुत से जीन्स होते हैं। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में उठ सकता है। ठीक है? मतलब पहले हमको क्या समझना है, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम की खोज रॉबर्ट ब्राउनी ने की थी
और क्रोमोसोम जो होता है वो कोशिका का मैनेजमेंट करने वाली यूनिट होती है। ये हमने देख लिया। उसके बाद में हमको क्या देखना है कि क्रोमोसोम की मैनेजमेंट करने वाली यूनिट होती है क्रोमो न्यूक्लियस। ठीक है, एक सेकेंड क्लीन कर दे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रोमोसोम की धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड का नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट हमको याद रखना है। फिर डीएनए जो है, आप देख रहे हो यहाँ पे डीएनए जो है, ये दिख रहा है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इसमें होता है। आपस में मिलकर के मिलकर के क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्या होगा? क्रोमेटिन सिकुड़ जाएगा और धागे जो आपस में जुड़ करके क्रोमोसोम का निर्माण कर देंगे। और किसी भी जीव जनजाति में निश्चित क्रोमोसोम की संख्या होती है। ठीक है, यहीं पे सारा खेल होता है। जितनी बीमारियां हैं क्रोमोसोम के ऊपर नीचे संख्या ऊपर नीचे होने से ही होती है। तो प्रत्येक क्रोमोसोम में जेली के जैसे गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स जो है परस्पर मैट्रिक्स जो होता है वो परस्पर जो है इन दो धागे जैसी संरचनाओं को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कुंडलित संरचना दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। ये अभी हमने देख लिया क्रोमोनिमेटा में। ये भी देखा, ये हो गया पूरा क्रोमोनिमेटा। और ये सिंगल सिंगल क्या हो जाएंगे? ये सिंगल, एक सेकेंड, ये हो गया क्रोमोनिमेटा। और ये सिंगल सिंगल जो है ये हो जाएंगे आपके क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। और ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें हमको ये बताना है कि क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। ये जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये रेड डॉट जो मैंने बनाया है, तो एक निश्चित स्थान पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको कि हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक के आई होप कि क्लियर होगा। क्रोमोसोम पे बहुत से जीन्स स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब देखो, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसके ऊपर में अभी हम बाद में डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स मतलब जो डीएनए में स्ट्रक्चर में आते हैं, अभी आगे अपन देखेंगे। तो बस ये समझ लो कि क्रोमोसोम के जीन्स कहाँ पे होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, किसके ऊपर स्थित होते हैं? तो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं। और जीन्स ही जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जो कहा जाता है ना कि हम अपनी माता जैसे दिखते हैं, पिता जैसे दिखते हैं, दादा जैसे दिखते हैं, बाल जो हैं ऐसे हैं, या ये बीमारी जो है परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली चली आ रही है। कि किसी के नाना को ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो उनके माताजी में भी वही गुण आया और माताजी में भी उनकी मृत्यु ब्रेन हैमरेज से हुई। जैसे ऐसे बातें कई बार हम अपने आस-पास सुनते हैं। तो चाहे वो शारीरिक रूप से दिखने वाले लक्षण हो या किसी तरह की बीमारियाँ हो या जो भी हो, ये सब कुछ जीन के द्वारा कैरी होता है। तो हमारे शारीरिक लक्षण भी जीन से कैरी होते हैं, बीमारियाँ भी जीन से कैरी होती हैं। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के स्थानांतरित होते करते हैं, वो हमारे आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं एवं क्रोमोसोम के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अब ये जो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं। तो क्रोमोसोम को हम क्या कह सकते हैं? वंशगतिकी का वाहक कह सकते हैं। वंशगति का वाहक कौन है? क्रोमोसोम है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर में जीन्स उपस्थित है। ठीक है? और क्रोमेटिड के अलावा क्रोमेटिन के अलावा न्यूक्लियस में एक सघन गोल संरचना दिखाई देती है और जिसको कि केंद्रिका कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे कह रहा है, जो चीज कहना चाह रहा है सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ लो कि ये क्रोमोसोम है, ये आपका हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल, ये एक बड़ी सी सेल है मान लो। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में भी हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर में, एक सेकेंड, कुछ पेन की दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर हमने देखा कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हैं क्रोमोसोम्स, ये ऐसे उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एक न्यूक्लियस के अंदर एक और सेंट्रल यूनिट होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है,
तो ये कह रहा है क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल संरचना भी होती है जिसे कि हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? हम उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक ऐसा और एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होगा, मतलब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल के अंदर ये आपको जो दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, अब ठीक है। ये देखो, ये जो है ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो एक और केंद्रक होगा, सिंपल भाषा में उसको केंद्रिका कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये दिखा है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। स्पेलिंग को ध्यान से देखना। तो केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, बस सिंपल भाषा में इसको समझ लो। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका होती है, इसमें आरएनए बनता है। यहाँ क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और आरएनए क्या होता है? आरएनए का काम सिर्फ ये होता है, जो कोशिकाओं में राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम का संश्लेषण का काम कौन करता है? आरएनए करता है, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सी बात कि अभी हमने न्यूक्लियस में और भी चीजें हैं, पर हमने क्या किया है, हमने देखा सेल के अंदर होता है केंद्रक, इसलिए मैंने केंद्रक से ही शुरू किया, सेल के बाकी ऑर्गन्स की तो बात ही नहीं किया। उसके अंदर होते हैं क्रोमेटिन, ठीक, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। क्रोमोसोम जो है जीन के वाहक होते हैं, और एक होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, जो क्या करती है, जो क्रोमेटिन के अलावा न्यूक्लियोलस होती है, और इसके ऊपर में आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए और आरएनए की संरचना एक बार ये भी समझना जरूरी है कि देखो, सीधी सी बात है, अगर ये मेरी सेल है और ये है सेल के अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर क्या है, यहाँ पे एक है केंद्रिका, ठीक है, एक है केंद्रिका, ये हो गई केंद्रिका, और ये हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल जो थ्रेड फॉर्म में होता है, हमने पढ़ा अभी, ठीक है, ये होता है थ्रेड फॉर्म में, ठीक है। तो इसी में होते हैं डीएनए, ये यहाँ पे हो गया आपका जो क्रोमोसोम है, उसमें होता है प्रेजेंट डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और ये जो केंद्रिका होती है इसमें बनता है आरएनए। इतना तो क्लियर हो गया कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। अब देख लो, डीएनए का अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, और कुछ भाग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर पौधों की बात करें उसमें हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, उसमें मिलती है। मतलब कि अगर हम सेल में देखेंगे तो सेल में मेनली तो डीएनए, जो कि क्या है, एक अनुवांशिक मटेरियल है, वो कहाँ मिलेगा हमको? केंद्रक में मिलेगा। लेकिन केंद्रक के अलावा जो कोशिका में बाहर साइड में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहते हैं, है ना। ये ऐसे कुछ संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके अंदर भी जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है, और आरएनए जो होता है, आर प्लस, सॉरी एक मिनट, पहले डीएनए बता दूं। डीएनए जो है न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर हम पौधे की कोशिकाओं की बात करेंगे तो उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर में भी डीएनए मिलता है। और आरएनए तो अभी हमने देखा है कि केंद्रिका के अंदर इसका उत्पादन होता है, या सिंथेसिस होता है, या संश्लेषण होता है। तो चलो अब हम देखते हैं डीएनए। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब डीएनए से है कि डीएनए का हमने फुल फॉर्म क्या देखा था, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये एक बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्यों? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे न्यूक्लियो की बात हो रही है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने क्या लगाया है, पॉली। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और वो एक चेन फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लंबे लंबे बहुत सारे, अनगिनत, ठीक है। तो इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये याद रखना, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक देखो केमिकल कंपोजिशन है, ये तो याद रखना पड़ेगा। एक न्यूक्लियोटाइड जो है, टाइड डिटर्जेंट होता है वो वाला याद रखो, टाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड है, अब ये किसका बना होता है, ये देखो, ये एग्जाम में पूछता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, तो वो डीएनए है। और बेसिकली ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलके बना होता है, और न्यूक्लियोसाइड जो है वो शुगर प्लस बेस से मिलके बने हुए होते हैं। तो ऐसे करके ये जब आपस में मिलते हैं तो ये एक लंबी चेन बनाते हैं।
अब इसमें जो क्षार है, इसमें जो लिखा है शुगर और बेस जो है, ठीक है, ये नीचे लिखा है शुगर भी होता है, बेस भी होता है। तो ये जो बेस है, बेसिकली बेस जो होते हैं डीएनए में, ये बेस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेस होते हैं? ये बेसिकली जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? ये याद रखना, बेसिकली जो ये है 4 प्रकार के बेसेस होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडिनोसिन, दूसरा होता है गुआनिन, ठीक है, दूसरा कौन-सा होता है? गुआनिन, तीसरा होता है थायमिन, तीसरा होता है थायमिन और चौथा होता है साइटोसिन। चौथा कौन-सा होता है? साइटोसिन। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? तो जो हमेशा जो एडेनिन होता है, ये बेस होते हैं, मतलब ये ऐसे 4 आपस में जुड़े होते हैं। तो जो एडेनिन होता है, ठीक है, उसके बाद जो गुआनिन आता है, दूसरा होता है गुआनिन। तो गुआनिन जो है वो ये एक दूसरे नंबर पे हो गया। तो एडेनिन से जो है हमेशा आप याद रखना क्या कौन जुड़ेगा आके? एडेनिन से हमेशा ना थायमिन जुड़ा होता है। और गुआनिन से जो है वो साइटोसिन जुड़ा होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो एडेनिन और थायमिन जुड़ते हैं, ये एग्ज़ाम पीएससी में एक बार पूछ चुका है। एडेनिन और थायमिन जब जुड़ते हैं, तो ये डबल बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं, आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पिछले साल तक के तो क्योंकि ये सब था ही सिलेबस में। तो एडेनिन से थायमिन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है और गुआनिन से साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है? पीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था 2020 के प्री में कि इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि कौन से बॉन्ड्स ये आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा-सा पेन में दिक्कत आ गया है, 1 सेकंड। हुँ, चलिए अब हम आगे का करते हैं। ये थोड़ा-सा पेन दिक्कत कर रहा है, कुछ उसकी सेटिंग में गड़बड़ी हो गई है। चलिए, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। थोड़ा-सा क्या है, अब टेक्निकल कुछ-कुछ चीज़ें कभी-कभी परेशान करती हैं। ये अभी भी दिक्कत कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको अभी देखते हैं। तो देखिए ऐसे समझ लीजिए कि डीएनए में उपस्थित 4 क्षार होते हैं। एक होता है एडेनिन, नाम याद रखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो डीएनए में जो अणु संख्या के आधार पर एडेनिन हमेशा, अणु संख्या मतलब जो उनमें मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं, उसके बेसिस पे एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा और जो साइटोसिन रहेगा ना, वो हमेशा गुआनिन के साथ में जुड़ेगा। जो साइटोसिन रहेगा वो किसके साथ जुड़ेगा? वो गुआनिन के साथ में जुड़ेगा। ये चीज़ याद रखना कि जो साइटोसिन रहेगा वो गुआनिन के साथ। तो एटी ऐसे याद रख लेना कि एटी आपस में जुड़ता है और जो है जीसी आपस में जुड़ता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है? एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और वहीं के वहीं साइटोसिन और गुआनिन में कितने बॉन्ड्स बनेंगे? इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है? ऐसे याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? इन दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 3 बनेंगे, ठीक है? अब देखो ये जब जुड़ते हैं ना, इनका तरीका ऐसे रहता है। इसको इस तरह से देखा जाता है, थोड़ा-सा मेरा पेन दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा बीच-बीच में गड़बड़ हो सकता है। ये फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर लिखा हुआ है, ठीक है? तो एड ये देखो इस तरह से लिखा है गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये एक्चुअली आरएनए के दिए हुए हैं। तो इनके ना आपस में कॉम्बिनेशन करके ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं और 3-3 करके ऐसे जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये ख़ैर उतना याद ना रखें, बस समझने के लिए मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया है। यहाँ तक समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए की जो डबल हेलिकल मॉडल है, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिकल मॉडल होता है। ये देखिए इस तरह से होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा, जनरली कई बार देखा होगा। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है और इसमें जो है आपस में ये इस तरह से देखिए, इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। दिख रहा है ये ऐसी संरचना जो है, ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसमें देखिए बेस की पेयरिंग दिख रही है, अभी हमने पढ़ा एडेनिन से थाइमिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से,
साइटोसिन से गुआनिन जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ये दिख रही है आपको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, और एडेनिन से थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, है ना? फिर अब यहाँ पे जो बेस है, कोई भी बेस हो सकता है, जैसे यहाँ पे इसने गुआनिन का उठाया है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, कोई भी एक बेस हो सकता है यहाँ पे। ये जो है शुगर से जुड़े होते हैं, हमने पढ़ा कि बेस और शुगर और फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है? ये न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या-क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और शुगर, फॉस्फेट और बेस होता है। शुगर और बेस आपस में क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं, और इनके साथ जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली देखो, अब ये जो जुड़ रहे हैं बेस आपस में, इनके लिए एक बेस चाहिए, पीछे जो एक लंबी सी लाइन दिख रही है नीले कलर की, मेरा पेन थोड़ा चल नहीं पा रहा है इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ, ये जो लंबी सी, ये जो देखो ये लाइन दिख रही है, तो ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, ठीक है? इसके ऊपर ही जो है ये चल के इसके ऊपर में ये जुड़ते जाते हैं, जैसे गुआनिन से साइटोसिन जुड़ा ट्रिपल बॉन्ड से, फिर थाइमिन से एडेनिन जुड़ा डबल बॉन्ड से, फिर गुआनिन से साइटोसिन जुड़ा ट्रिपल बॉन्ड से, ऐसे ये जुड़ते जाते आगे बढ़ते जाते हैं। तो जेडी वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रतिपादित किया था। डबल हेलिकल मतलब द्विकुंडलित संरचना। इसमें काम करने के लिए उन्होंने 1962 का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और डीएनए का काम क्या है, ये सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, और जीन इसकी जो है बेसिक यूनिट होती है। जीन इसकी क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट क्या होती है इसकी, जीन होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद सिंह खुराना साहब ने किया था। सबसे पहले ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद सिंह खुराना ने किया था डीएनए का संश्लेषण, ठीक है? सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद सिंह खुराना ने किया था। और आरएनए, अब देखो डीएनए की यहाँ पे कहानी खत्म, कि आर्टिफिशियली डीएनए को सिंथेसिस सबसे पहले किसने किया था, हरगोविंद सिंह खुराना। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये इंडियन थे। इसके बाद आरएनए के बारे में जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कोई भी चीज छूटे ना, और एग्जाम में अगर आए तो हम कर सकें इसको अच्छे से। तो आरएनए का निर्माण जो है, आरएनए का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अगर एग्जाम में पूछे, इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आरएनए से ही, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो आरएनए, डीएनए जो है उसी से आरएनए का संश्लेषण होता है। ये क्रिया में डीएनए का एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार से अस्थायी आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है। संकर मतलब हाइब्रिड का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, और बाद में आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है डीएनए। मैंने बताया था ये किसकी संरचना है, डीएनए की संरचना है, ठीक है? यहाँ पे बेसिस की पेयरिंग हो रही है, तो हमेशा याद रखना कि ये जो थाइमिन बेस होता है ना, ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। थाइमिन बेस सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसकी जगह जब आरएनए का जो श्रृंखला बनती है वो भी सेम ऐसी बनती है, पर यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या बन जाएगा, थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा यूरेसिल। थाइमिन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा यूरेसिल। आज लगता है ये पेन लिखने नहीं देगा। थाइमिन के प्लेस पे आएगा यूरेसिल। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, माफी चाहूंगी। थाइमिन के प्लेस पे आ जाएगा यूरेसिल, ठीक है? ये बेस हमको याद रखना है। मतलब टोटल 5 तरह के बेस होते हैं। डीएनए में 4 तरह के बेस होते हैं, ये जो आपके सामने है। और सेम क्या होगा, अब देखो ये इधर साइड की लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन का संश्लेषण होते जाता है, तो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल जुड़ते जाएगा, एक सिंगल बेस बन के निकल जाएगा बाहर। और क्या होगा, बाहर निकलने के बाद में वो जो बेस है वो अपना एक सिंगल लाइन बना लेगा कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर में फिर दूसरी श्रृंखला संश्लेषित हो जाएगी, और इस प्रकार से ये देखो आरएनए की श्रृंखला संश्लेषित हो गई, ये दिख रही है, ये गुआनिन है ना, एडेनिन, ये यूरेसिल दिख रहा है आपको, जगह जगह पे आपको यूरेसिल दिख जाएगा। ये देखो ये यूरेसिल हो गया। तो इसके कोड कैसे होते हैं, गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल, एडेनिन साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन एडेनिन गुआनिन, C for cytosine, U for uracil, U for uracil, C for cytosine, G for guanine, G for guanine, A for adenine, G for guanine, C for cytosine, U for uracil, A for adenine। इस प्रकार से ये कोड इसके ऊपर में बनते जाते हैं। ये सब क्या है, जेनेटिक कोड, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक कोड्स को जीन्स।
और एक बार पीएससी ने पूछा था कि इनके कोड्स कैसे होते हैं, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, 3-3 का पेयर होता है इनका, ठीक है? ये देख लीजिए। क्लियर है इतना? तो अब देख लीजिए आरएनए का निर्माण, अब आप इस लाइन को समझ पाएँगे कि आरएनए का निर्माण जो है डीएनए से ही होता है और ये क्रिया डीएनए की श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से अस्थायी आरएनए डीएनए संकर का निर्माण हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पे यूरेसिल जुड़ जाता है और कुछ समय बाद आरएनए का समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। इसके बाद है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरआरएनए। पहला आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए, जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए वही है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसके ऊपर में राइबोसोम पर लगे होते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम के ऊपर लगे होते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। हमारा शरीर जो है कुछ प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये वही प्रोटीन किस पे बनते हैं? आरआरएनए पे बनते हैं, ये याद रखना। इसके बाद है टीआरएनए। टी मतलब होता है ट्रांसफर। टी मतलब होता है ट्रांसफर, जो किसका काम करेगा? ट्रांसफर करने का काम करेगा। प्रोटीन संश्लेषण में जितने, देखो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड, तो प्रोटीन तो डायरेक्ट संश्लेषित नहीं होगा, अमीनो अम्ल संश्लेषित होंगे। अमीनो अम्ल का जब सिंथेसिस होता है, अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है राइबोसोम के ऊपर, तो ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स को राइबोसोम पर लाते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो अलग-अलग अमीनो एसिड होते हैं, इनको ढो के लाने का, ट्रांसपोर्ट करने का, इनका ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? टीआरएनए करेगा। और प्रोटीन बनने की देखो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण, आरएनए का निर्माण होता है ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन का बनने की आखिरी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है? ये डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पूछता है एग्जाम में ये। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए का निर्माण और ट्रांसलेशन मतलब है प्रोटीन का निर्माण। और एमआरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, एमआरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है, जो केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश अमीनो एसिड को चुनने में मदद करता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर से मैसेज बाहर लेके जाएगा कि कौन से अमीनो एसिड को चूज करना है, किसको रिजेक्ट करना है। तो ये मैसेज पहुंचाने का काम कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए करेगा, ठीक है? इसके बाद डीएनए आरएनए का डिफरेंस आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कि डीएनए मतलब इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड शर्करा होती है। और ये याद रखना कि ये पीएससी के प्री में भी पूछा जाता है, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, यही लिखो, नंबर बराबर मिल जाते हैं। राइबोज शर्करा होती है किसमें? आरएनए में। दोनों में शुगर होती है, इसमें कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है? और प्लस न्यूक्लिक एसिड, शुगर और न्यूक्लिक एसिड मिलकर डीएनए बना रहे हैं, तो इसकी जो शुगर है वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और आरएनए में कौन सी है? ओनली राइबोज शुगर है, डीऑक्सी नहीं है। इसके बेसिस कौन से हैं? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये सब कुछ हमने ल्यूसेंट से उठाया है क्योंकि हमें ल्यूसेंट को ही कवर करके चलना है, ठीक है? और 10 जगह दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और बेस में क्या हो जाएगा? बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। आरएनए में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है इसमें? यूरेसिल। मेरा ना पेन ठीक से नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से बता पाती, पता नहीं कुछ दिक्कत कर रहा है, ये लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे। मुख्यतः इसमें जो डीएनए में ये कहाँ मिलेगा हमको? केंद्रक में मिलेगा। और आरएनए हमको कहाँ मिलेगा? केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस आप याद रखना, ये मेंस में भी काम आएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है? मैंने जितना बताया आप उसको ल्यूसेंट में टिक कर लेना। इतना ही हमको अनुवांशिक बीमारियों के लिए इतना मैटर हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा पोर्शन से हमें हमारे क्वेश्चंस कवर होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जितना कुछ भी अभी तक आपको बताया है। कोशिकीय अंग खोजकर्ता, तो देखो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की, अभी हमने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की? इस चिम्पर ने की। इस चिम्पर ने किसकी खोज की? क्लोरोप्लास्ट की। इस चिम्पर ने की है। फिर तारकाय मतलब होता है सेंट्रियोल, आई थिंक सो, हाँ, तो इसकी बोवेरी ने खोज की है। गोल्गी काय, ये भी एक कोशिकीय अंग है जिसकी खोज नाम में छिपा है, गोल्जी, जॉर्ज गोल्जी ने की है। माइटोकॉन्ड्रिया अल्ट्रा पावर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, आल्टमैन ने इसकी खोज की है। स्पिरोसोम की खोज पर्नर ने की है। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने की, ऊपर ही पढ़ा था। केंद्रिका की खोज, केंद्रिका मतलब होता है न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई कहते हैं इसको, ठीक है?
न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोलाई होती है, उसको कहते हैं, फोंटाना ने इसकी खोज की है। क्रोमोसोम की खोज किसने की है? हाफ मिक्सचर, इसको हाफ मिक्सचर भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नमकीन मिक्सचर होता है वैसे ही हाफ मिक्सचर ले लो। क्रोमोसोम की खोज किसने की है? हाफ मिक्सचर ने की है। फिर अंतःद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज पोर्टर ने की है। लाइसोसोम की खोज सीडी डुबे ने की है, ये अपने इंडियन टाइप का कुछ नाम है। लाइसोसोम की खोज किसने की? सीडी डुबे ने की। राइबोसोम की खोज पैलेट ने की है। केंद्र जीव द्रव्य की खोज जो है डुजार्डिन ने की है। केंद्र जीव द्रव्य की खोज किसने की है? डुजार्डिन ने की है। केंद्रीय कला की खोज जो है हर्टविग ने की है। हर्टविग, ये नाम याद रखना। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, एक केंद्रक की खोज किसने की, ये नाम याद रखना। ठीक है, गोल्जी काय का पूछ लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पूछ लेता है। क्रोमेटिन टिक लगा लो अपनी बुक में, ये ल्यूसेंट में दिया हुआ है। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने की है। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की है। क्रोमोसोम को टिक लगा लो, हाफ मिक्सचर ने इसकी खोज की। हम हाफ मिक्सचर के नाम से हाफ मिक्सचर को याद रख सकते हैं। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ईआर, जिसको क्या कहते हैं? केंद्र अंतःद्रव्यी जालिका, पोर्टर ने इसकी खोज की है। लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज किसने की? सीडी दुबे ने। राइबोसोम इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम की खोज किसने की है? राइबोसोम की खोज की है पैलेट ने। राइबोसोम की खोज किसने की है? पैलेट ने की है। ठीक है, राइबोसोम की खोज पैलेट ने की है। फिर परेशान कर रहा है पेन। उसके बाद में जीवद्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, डुजार्डिन ने इसकी खोज की। किसने खोज की है? डुजार्डिन ने इसकी खोज की है। और केंद्रक कला की खोज किसने की है? तो हर्टविग ने की है। हर्टविग ने की है। ये नाम याद रख लीजिए। अब इसके बाद में जो ह्यूमन जेनेटिक्स है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये एक एक वीडियो लाइन से देखते जाइए, आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा और ये यूनिट भी कवर हो जाएगी। थैंक यू।